सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम बात कर रहे हैं भारत के स्वास्थ्य के सिस्टम की। आज भारत में एक बड़ी बहस चल रही है कि भारत के लिए एलोपैथी अच्छी है या आयुर्वेद अच्छा है। देखिए, दोनों पैथी अच्छी हैं। एलोपैथी को अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत अच्छी है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है, कोई पेन मैनेजमेंट करना है तो उसमें एलोपैथी की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति वेंटिलेटर के ऊपर चला गया तो उसमें एलोपैथी की आवश्यकता है। लेकिन भारत जो देश बहुत बड़ा है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, उसमें आज़ादी के 70 सालों बाद भी हम एलोपैथी को देश के 600 से अधिक जिलों में, देश के 5000 से अधिक तहसीलों में और 6,38,365 गाँवों में नहीं पहुंचा पाए। जब 70 सालों में हम ये नहीं पहुंचा पाए तो आने वाले समय में भी हमें उम्मीद नहीं है कि आने वाले और 20, 30, 50 सालों में हम एलोपैथी को पहुंचा पाएंगे। अपने देश में डॉक्टर और पेशेंट की रेशो बहुत कम है। अपने देश में हॉस्पिटल्स की संख्या कम है, डॉक्टर्स की संख्या कम है। अपने देश में लोगों की बाइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो महंगी दवाएं खरीद सके। अपने देश में लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाकर वो कुछ खरीद सके, कुछ ले सके। तो इस सारी चीज़ों के बीच में भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत की जो आत्मा है, वो भारत की आत्मा, वो भारत की मूल प्रकृति आयुर्वेद की प्रकृति है। भारत लाखों सालों से था। भारत में भगवान राम पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, यहाँ पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पैदा हुए। तो ये सब जो पैदा हुए हैं और ये सब जो 100 साल तक, 200 साल तक जीवित रहे हैं, तो ये सब जो रहा है, इन सब के पीछे एक ही कारण है कि भारत में आयुर्वेद रहा है। आयुर्वेद के बल पर ही भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति जीवित रही है। और आज भी भारत के लाखों लोग, गांवों को यदि कोई स्वास्थ्य दे सकता है तो वो केवल आयुर्वेद दे सकता है। अभी आज मैं यदि बात करूं तो भारत में आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली के एम्स जैसे हॉस्पिटल खुल जाए, भारत के हर कोने में एक एक हॉस्पिटल खुल जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर ये एक एक हॉस्पिटल हर जगह खुल जाता है, एम्स जैसा हॉस्पिटल हर गांव में खुल जाता है, या हर ब्लॉक स्तर पर खुल जाता है, या हर जिले में खुल जाता है, तो क्या भारत स्वस्थ हो जाएगा? केवल हॉस्पिटल खुलने से भारत यदि स्वस्थ होता तो पिछले 100 सालों में, पिछले 70 सालों में, पिछले 20 सालों में हॉस्पिटल की संख्या आपके शहर में, आपके कस्बे में बढ़ी है। आपके पिताजी ने जितनी दवाइयां नहीं खाई उससे ज़्यादा आप खा चुके हैं, और आपसे ज़्यादा आपका 4 साल का बच्चा खा चुका है। आपके परदादा ने जितनी दवाइयां नहीं खाई उससे ज़्यादा आपके पिताजी ने दवाइयां खाई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी दवाइयों की कंजप्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन दवाइयां ज़्यादा खाकर भी हम स्वस्थ नहीं हुए हैं। हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़े हैं। पहले गाँव में केवल एक किसी छोटे डॉक्टर की दुकान होती थी, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई वैद्य होता था, कोई टाइफाइड का इलाज करता था, कोई मोती झरे का इलाज करता था, कोई लीवर में कोई पीलिया हो जाता था तो आंखें देखकर बताता था, उसका इलाज करता था, कोई बुखार का इलाज करता था, कोई किसी भी प्रकार की मोच का इलाज करता था, कोई पेट के दर्द की दवा देता था, कोई दांत के दर्द की दवा देता था। तो ये छोटे छोटे वैद्य भारत के कोने कोने में होते थे। गांव में 50-60 साल पहले, 100 साल पहले गांव में छोटी छोटी एक एक दुकान खुलनी शुरू हुई। गांव में कोई टेस्टिंग लैब नहीं होती थी। आज हम भारत के हर गांव में जाते हैं तो हर छोटे से गांव में भी कोई ना कोई पैथ लैब खुल गई है, टेस्टिंग की लैब खुल गई है। तो ये भारत के अंदर परिवर्तन हुआ है। तो लेकिन हम कल्पना कर रहे थे कि भारत के यदि हर जिले में एक एक एम्स जैसा हॉस्पिटल खोल दिया जाए तो क्या होगा। भारत में यदि एक एक जिले में एम्स जैसा हॉस्पिटल भी खोल दिया जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भारत स्वस्थ हो जाएगा। अमेरिका में भारत के बजट से 208 चौके 32, 320 गुना ज़्यादा बजट है। भारत में यदि 100 रुपये खर्च किए जाते हैं तो अमेरिका में 32,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन वो होने के बाद भी अमेरिका स्वस्थ नहीं है। बीमारियों की संख्या अमेरिका में खूब है। अमेरिका में खूब लोगों को कैंसर होता है, अमेरिका में लोगों को खूब हार्ट अटैक होता है। तो केवल हॉस्पिटल बढ़ाकर हम लोगों को स्वस्थ नहीं कर सकते। ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे तो होगा क्या? हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे तो लोग दवाई ज़्यादा खाएंगे,
हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा टेस्ट करवाएंगे, ज़्यादा टेस्ट करवाएंगे तो ज़्यादा दवाइयाँ ढूंढी जाएंगी। हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे तो और क्या होगा, हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे तो बाईपास सर्जरी ज़्यादा होगी, हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे तो इमरजेंसी मैनेजमेंट तो कर लेंगे, कुछ लाभ भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या भारत स्वस्थ बनेगा? किडनी ज़्यादा बदली जाएंगी, लीवर के ट्रांसप्लांट ज़्यादा होंगे, घुटने ज़्यादा बदले जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हॉस्पिटल होना या केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ना, ये कोई गारंटी नहीं है स्वस्थ होने की किसी भी देश के, किसी संस्कृति के, किसी समाज के। कोई भी देश, संस्कृति व समाज स्वस्थ तभी होती है जब समग्रता से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन आकर जब वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाती है, वो दिनचर्या को हेल्दी अपनाता है, वो योग आयुर्वेद को अपने जीवन में ढालता है, और वो उन बातों के ऊपर ध्यान देता है कि हमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं करनी कि बीमार हो गए तो ठीक होना है। हमें ध्यान इस बात पर देना है कि हम कभी जीवन में बीमार ना पड़ें, और गलती से कभी बीमार पड़ जाएं तो अपने घर के आसपास प्रकृति का सहारा लेकर हम ठीक हो जाएं। इस स्वभाव में परिवर्तन होने के बाद ही कोई देश, कोई समाज, कोई संस्कृति स्वस्थ बन सकती है, और ये स्वभाव में परिवर्तन लाने का रास्ता केवल और केवल योग के द्वारा है। आज हम एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की जो बहस चली हुई है, उसमें जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको बहुत प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो वैद्य और डॉक्टर, जो भगवान की तुलना में जिनको रखा गया है, उनके नाम पर जब हम तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने डॉक्टर का काम नहीं किया, उन्होंने एक क्रिमिनल का काम किया है। अब सामने मैं आपके सामने कुछ रखता हूं। हॉस्पिटल में एक गरीब व्यक्ति गया, गुड़गांव के हॉस्पिटल में, जमीन बेचकर 17 लाख का बिल चुकाया। बिल चुकाने के बाद 29 लाख का बिल बन गया, और 29 लाख का बिल बनने के बाद भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया, और डिस्चार्ज नहीं करने के बाद 29 लाख का बिल वो चुका नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, बीबी के जेवर बिक गए, जमीन बिक गई, बर्तन बिक गए, बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी, घर में कोई जमीन थी उसको बेच दिया, घर को कोई बेच दिया। ये तो एक व्यक्ति के एक बार के ट्रीटमेंट में यदि ये लगता है तो भगवान ना करे दोबारा उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़े तो मरना पड़ेगा, दोबारा उसको हॉस्पिटल में जाना पड़े तो वो जो ऐसे भारत के अंदर करोड़ों परिवार हैं जो केवल इसलिए गरीबी की रेखा से नीचे आ जाते हैं ताकि उनमें से कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में गया है और डॉक्टर के पास गया है, इसलिए वो गरीबी की रेखा से नीचे आ जाते हैं। अब ये एक और हॉस्पिटल का बिल है, जो बिल है 22 लाख रुपए का, और ये जो 22 लाख रुपए का बिल है, ये 22 लाख रुपए के बिल में से जो 1,40,000 रुपए के चार्जेज हैं वो इक्विपमेंट के हैं। इक्विपमेंट में मेजरली क्या है, पीपीई किट जो पॉलिथीन की पन्नी पर पहनते हैं, इसका बिल और कुछ इक्विपमेंट का बिल 1,40,000 रुपए है। तो ये अकोमोडेशन का बिल 4,20,000 रुपए है, इन्वेस्टिगेशन का बिल 4,90,000 रुपए है, मेडिसिन का और जो कंज्यूमेबल्स लगे हैं उसका 11.5 लाख रुपए का है। तो ये 22,90,000 रुपए का एक कोरोना का बिल है। मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के 135 करोड़ लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो इतनी पेमेंट करके अपने घर के एक व्यक्ति को बचा सकते हैं? और 22 लाख या 29 लाख का बिल देकर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मरीज सकुशल घर आएगा, मरीज ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के बाद वो कितने दिन ठीक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये फार्मा लॉबी, ये फार्मा माफिया, ये मल्टीनेशनल माफिया कैसे काम करता है? ये मल्टीनेशनल माफिया और ये फार्मा माफिया ऐसे काम करता है कि ये जब देखता है कि देश संकट में है तो संकट के समय में अपने रेट बढ़ाने का काम ये फार्मा माफिया करता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनी, जो डॉक्टर जिनकी दवा को लिखता है उन्होंने अपने दाम 80% तक बढ़ा दिए। एक दवा जो 195 रुपए की थी उसका दाम 350 रुपए कर दिया, 70 रुपए की दवा को 120 रुपए में कर दिया, 75 रुपए की दवा को 105 में कर दिया, और पैरासीटामोल जैसी दवा जो 14 से 15 रुपए में एक स्ट्रिप आती थी उसको 15 से 20 रुपए तक बढ़ा दिया। तो इन सारी चीजों के बीच में रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि पूरी दुनिया अभी आयुर्वेद को मान रही है, आयुर्वेद को स्वीकार कर रही है, आयुर्वेद को अपने जीवन में पूरी दुनिया ढालना चाहती है। आयुर्वेद को स्वीकार करते करते वो ये कहती है कि अगर हमें स्वास्थ्य मिल सकता है तो केवल और केवल आयुर्वेद से मिल सकता है।
पूरी दुनिया आयुर्वेद को स्वीकार कर रही है, आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन अपने भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको योग आयुर्वेद या जो हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा है, और वो केवल इसलिए नहीं कि हमारे पूर्वजों की है, वो विज्ञान सम्मत परंपरा है, उस परंपरा के रोम रोम में, उस परंपरा के कण कण में विज्ञान भरा हुआ है, उसको आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अब देखिए, एलोपैथी के कुछ हॉस्पिटल में क्या है, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, वो निश्चित तौर पर इस देश की जान बचाते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक कोटा में एक 8 घंटे में 9 नवजात की मौत हो जाती है और वहां पर स्टाफ सोता रहता है, इसको आप क्या कहेंगे? और जो कुछ संस्थाएं जो अपने आप को स्वास्थ्य की ठेकेदार मानती हैं, वो कहते हैं कि बल्ब लगा लो, बल्ब से कीटाणु मर जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे। कैंट आरओ प्यूरिफायर बेचती है, डिटोल को रिकमेंड करने का काम करती है। कुछ जगह लोग फर्जी डॉक्टर बने हुए हैं। ऑपरेशन किया गया, ये एक केस आपके सामने है, ऑपरेशन किया गया प्लास्टिक सर्जरी के लिए और युवती की मौत हो जाती है। पथरी के ऑपरेशन के बाद 2 किडनी हैं, मरीज कोई गरीब है, गांव का है, उसको नहीं पता, तो उसकी किडनी निकाल ली जाती है। जिंदगी देने की बजाय कई बार कुछ डॉक्टर ऐसा काम करते हैं जो जिंदगी लेने का काम करते हैं। हॉस्पिटल में कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो उसको पहले कहा जाता है कि 4-5 लाख रुपए जमा करो, जमा करने के बाद ही आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। और कई जगह ऐसी चीजें आती हैं। डॉक्टर के बारे में महर्षि चरक क्या लिखते हैं कि किसी भी अच्छे वैद्य को महिला से अकेले में नहीं मिलना, किसी अकेले घर में नहीं जाना, महिला से तभी मिलना है जब उसके परिवार का कोई सदस्य उसके साथ हो। तो ये आचार संहिता हजारों साल पहले चरक ऋषि ने बनाई है। उस आचार संहिता का आधुनिक हॉस्पिटल में कई जगह कुछ ऐसा काम हो जाता है जो हमें शर्मसार करता है। ये हॉस्पिटल के इस प्रकार से बिल बनाए जाते हैं, एक दिन के 5-5 हज़ार के कंसल्टेंसी के चार्ज लगाए जाते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पर डे के पीपी किट का बिल बनाया जाता है। उसके बाद सीटी स्कैन, उसके बाद टेस्ट, वो अलग हैं। कई जगह ऐसे कुछ डॉक्टर आ जाते हैं जो किसी का इलीगल गर्भपात करते हैं, ऑपरेशन करते हैं बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के, और उसके बाद डेथ हो जाती है। इलाज के नाम पर किडनी में, पटना में एक डॉक्टर ने किडनी लगाई, मासूम को एक जगह 40 इंजेक्शन लगाए गए, उसकी मौत हो गई। 11 साल के एक बच्चे की खबर आई कि डॉक्टर ने लापरवाही की तो उस बच्चे को जिंदगी और मौत के बीच झूलना पड़ा। प्रसूता की कई जगह मौत हो जाती है डॉक्टर की लापरवाही से। महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई और कई जगह डॉक्टर डेथ जैसे बन जाते हैं। ये एक विदेश की एक खबर है जिसमें एक डॉक्टर ने 6 लोगों को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद में सुला दिया। कई जगह ऐसी खबरें आई हैं इस कोरोना के काल में कि पीपी किट में पैक करके डेड बॉडी को दे दिया, और पीपी किट में पैक करके डेड बॉडी को देने के बाद पता लगा कि उसके अंदर से किडनी निकाली हुई है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ डॉक्टर ये किडनी निकालने का काम करते हैं, चाहे वो 1000 में से एक डॉक्टर हो, वो कुछ प्रतिशत हैं, लेकिन उन डॉक्टरों के कारण समाज में अच्छे सफेद कोट जिसको लोग भगवान की तरह मानते थे, कोरोना वॉरियर्स की तरह हमारे डॉक्टरों ने अपने प्राण दिए हैं, मेडिकल स्टाफ ने अपने प्राण दिए हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगाने का, उस पेशे को बदनाम करने का ये चंद लोग काम करते हैं। तो हम ये निवेदन करेंगे, इस पेशे में जो लोग हैं वो इन ब्लैक शिप को, इन भेड़ की खाल में भेड़ियों को, इनको ढूंढें और इनके ऊपर खुद कार्रवाई करें ताकि समाज में डॉक्टर की इज्जत बनी रहे। लाश का इलाज करते हैं, कई जगह तो आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर मरीज को भर्ती कर लिया जाता है और भर्ती करने के बाद मरीज मर चुका है, लेकिन जबरदस्ती उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखकर परिजनों को बताया नहीं जाता और बिना बताए उसका इलाज करवाया जाता है, रोज कई लाख रुपए का बिल बनाया जाता है। और ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल 20 साल में एक होती है, अब ये घटनाएं कमोबेश हर राज्य में, हर जिले में एक साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज ये हमें किसी रिश्तेदारों के माध्यम से या लोकल मीडिया के माध्यम से या गली मोहल्ले की चर्चा के माध्यम से, कार्यालय की चर्चा के माध्यम से सुनने को मिलती है। देखिए, डॉक्टर भगवान होता है। सफेद कोट में इस दुनिया के सामने यदि कोई जीवित भगवान है तो वो डॉक्टर को कहा गया है। वही डॉक्टर, कई बार कुछ डॉक्टर, उनमें से
कुछ डॉक्टर नशा करते हैं, ऑपरेशन करते हुए नशा करते हैं, और जब नशा करते हैं तो इलाज में भी लापरवाही करते हैं। महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने तो वैद्यों के लिए, डॉक्टर के लिए बहुत कड़ी आचार संहिता बनाई है। उन्होंने कहा है कि ये डॉक्टरी का ज्ञान यदि कोई अयोग्य व्यक्ति है तो उसको नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि यदि कोई नशा करने वाला व्यक्ति है उसको ये ज्ञान दे दिया तो इस ज्ञान का वो दुरुपयोग कर सकता है। चिकित्सा की ज्ञान में बहुत सी दवाइयों का दुष्प्रयोग करके किसी की हत्या भी की जा सकती है। चिकित्सा के ज्ञान से व्यक्ति यदि लालची हो गया तो रोगी को ठीक करने की अपेक्षा उसको बीमार बनाकर रखकर लगातार लूट सकता है। चिकित्सक को, वैद्य को यदि किसी भी तरीके से उसके अंदर चरित्र का दोष है, वाणी का दोष है, व्यवहार का दोष है, तो वो अच्छा चिकित्सक नहीं हो सकता। ये महर्षि चरक ने हजारों साल पहले लिखा है। लेकिन यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, दंतेवाड़ा में नशे में धुत एक डॉक्टर था, उसने इलाज में लापरवाही की। और कई बार ऐसी भूलें करते हैं डॉक्टर, कुछ डॉक्टर करते हैं, सब नहीं। पेट दर्द था, डॉक्टर ने सांप काटने का इंजेक्शन लगा दिया। कोई मरीज आया है और मरीज के परिजन भी जब वो आईसीयू में छोड़ते हैं तो उनको डॉक्टर के अंदर एक सैनिक नजर आता है, एक सुरक्षा करने वाला नजर आता है। अपने परिवार की कई बार मरीज बात नहीं सुनता, अपने पुत्र की, अपने पिता की, अपने बेटों की बात नहीं सुनता, लेकिन वो डॉक्टर की बात को बड़े ध्यान से सुनता है, उसको भगवान मानता है। और इस ऐसे ही कुछ डॉक्टर कई बार अपनी वासना के वशीभूत होकर आईसीयू में रेप करने के केसेस भी हमारे सामने आ जाते हैं कि महिला आई, बेहोशी की हालत में थी और बेहोशी की हालत में उसके साथ किसी ने रेप कर दिया। तो हमें अपने मेडिकल के सिस्टम में, अपने स्वास्थ्य के सिस्टम में ऐसे उन्नत चरित्र वाले डॉक्टरों को आगे प्रश्रय देना है, आगे बढ़ाना है, जिनका चरित्र इतना धवल और उज्जवल हो कि वो किसी के साथ कोई गलत हॉस्पिटल नहीं कर सकें। गोंडा के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से जान चली जाती है। और ये खबरें कोई ऐसा नहीं कि ये कोई रेयर खबरें हैं, ये खबरें तो वो हैं जो आप पन्ने पलटते हैं तो पन्ने पलटते हुए हर तीसरे चौथे दिन आपके जिले के किसी हॉस्पिटल की आ जाती है। तो हमें आज आवश्यकता है कि हमारे डॉक्टरों के सम्मान को, जो चंद डॉक्टरों के कारण गिरवी रखा जाता है, जो बदनाम हो रहा है, ऐसे डॉक्टरों के सम्मान को बचाने के लिए हर जिले से डॉक्टर आगे आएं। और ऐसे डॉक्टर जो नशा करते हैं, जो गलत स्लिप बनाते हैं, जो लैब के टेस्ट के अंदर कमीशन खाते हैं, ऐसे डॉक्टरों को बेनकाब करके चिकित्सा का ये जो पेशा, जो सेवा का पेशा माना जाता है, सेवा का कार्य माना जाता है, इसको सेवा का कार्य बना सकें। और कई जगह ऐसी मरीज डॉक्टर के पास जाता है ठीक होने के लिए और मरीज को बिस्तर पर बांधकर डॉक्टर ने उसकी चढ़ाई की, उसकी पिटाई की। और कई जगह जब डॉक्टर की मौत हो जाती है तो मरीज जिनके घर का व्यक्ति गया है, वो कई बार जब डॉक्टर की मौत के बाद कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत बार हंगामा होता है, कई बार अतिशयोक्ति करते हैं, डॉक्टर के साथ हाथापाई करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर किसी के परिजन की हत्या करता है तो समाज की नज़रों में वो डॉक्टर होना चाहिए या हत्यारा होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए, इसका निर्णय आप करें, आप बताएं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत बार, कई बार जो गलत डॉक्टर हैं वो मिलकर ऐसा संगठन बना लेते हैं और समूह बना लेते हैं, जिले के एसपी डीएम के ऊपर मानसिक तौर पर दबाव दे देते हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सके, और ऑपरेशन करवाने से पहले लिखवा लेते हैं। कल एक बहुत बड़े विद्वान ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम यहाँ दिल्ली से मुंबई जाते हैं, जहाज का टिकट खरीदते हैं, बस का या रेलगाड़ी का टिकट खरीदते हैं, तो यदि उस रेलगाड़ी के टिकट में हमें वो रेलगाड़ी या वो ट्रेन दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंचाती तो हमें उसका किराया वापस मिलता है, रिफंड मिलता है, रिटर्न मिलता है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीज के परिजनों से पहले लिखवा लेता है कि यदि कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ऑपरेशन के दौरान। तो उनकी ये मांग थी कि डॉक्टर की ओर से भी कुछ श्योरिटी मिलना चाहिए। हो सकता है ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो, अलग अलग स्थिति हो सकती है, मरीज की स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, इसके ऊपर तो जवाब नहीं देते, इसके ऊपर नहीं कहते, लेकिन कम से कम डॉक्टर को जवाबदेह तो होना चाहिए। और कई जगह डॉक्टर की लापरवाही से जब मौत होती है तो लोगों को शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन करना पड़ता है ताकि प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे। और ये खबरें, हिमाचल की खबर है, डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है। डॉक्टर की लापरवाही से एक छोटे बच्चे की, नवजात की, बक्सर में मौत हो जाती है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर की लापरवाही से
बच्चे की मौत हो जाती है। पोलियो ड्रॉप की तरह सैनिटाइजर पिला दिया और बच्चे की हालत क्रिटिकल हो गई। तो ऐसी लापरवाही मेडिकल के इस पूजा के पेशे में, जहां डॉक्टर को भगवान माना जाता है, वहां पर ना हो, ऐसा हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसके लिए डॉक्टरों को खुद आगे आना पड़ेगा। अभी देखिए, एलोपैथ में हम ये कहते हैं कि सब ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, एलोपैथ की अपनी कुछ खूबियां हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए एलोपैथी से अच्छा कुछ नहीं है। जितने भी डायग्नोज के टूल हैं वो फिजिक्स के टूल हैं, आधुनिक विज्ञान के टूल हैं। जैसे मेरे सामने ये घड़ी है, इस घड़ी का प्रयोग, क्या वजन तोलने की कोई मशीन है या कोई एक्सरे का स्कैनर है, उस एक्सरे के स्कैनर को हम एयरपोर्ट के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। उस एक्सरे के स्कैनर को हम आयुर्वेद में भी प्रयोग कर सकते हैं, होम्योपैथी में भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये सारी खोजें, एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, ये खोजें फिजिक्स की खोजें हैं। और ये फिजिक्स की खोजें, ये एक तरीके का अप्लाइड साइंस है जिसको हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां आवश्यकता है वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो एलोपैथ की इमरजेंसी मैनेजमेंट में इन सब के बावजूद हम उसका लोहा मानते हुए, उसकी आवश्यकता मानते हुए, वो पेशेंट जो इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन के हैं उसके लिए एलोपैथी को जरूर प्रयोग करना चाहिए। और एलोपैथी में भी जो कुछ चीजें रामबाण हैं, जो कुछ चीजें बहुत प्रभावी काम करती हैं, बिना साइड इफेक्ट के काम करती हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बहुत सी रिपोर्ट ये है और ये आता है कि एलोपैथी की जब बात आती है तो वो ये सोचते हैं कि विज्ञान के नाम पर केवल हमारी पैथी है और हमारी पैथी के अतिरिक्त और कहीं विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये दुराग्रह दिखाई देता है। चीन के अंदर कोई व्यक्ति एमबीबीएस करता है तो उसको 25 से 30% अपनी चाइनीज ट्रेडिशनल हर्बल थेरेपी को पढ़ना पड़ता है। चीन में एक और सिस्टम है, चीन में बेयरफुट डॉक्टर बनाए गए हैं, मतलब ग्रामीण डॉक्टर बनाए गए हैं जिनके पैरों में जूते नहीं, उनको बेयरफुट डॉक्टर बोलते हैं। वो ग्रामीण डॉक्टर चीन के गांव-गांव में जाकर, जो 12वीं के बाद उनको 3 साल का 4 साल का कोर्स करवा दिया जाता है और बड़ी संख्या में बनाकर उनको प्राथमिक चिकित्सा की सारी जानकारी दे दी जाती है। प्राथमिक चाइनीज हर्बल मेडिसिन, जो यहां से आयुर्वेद का ज्ञान गया था, उसकी जानकारी दे दी जाती है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि अब गांव-गांव में जाओ और आप लोगों के आसपास जाकर उनको स्वास्थ्य के बारे में समझाओ, स्वास्थ्य के बारे में बताओ, उनका इलाज करो। तो चीन ये स्वीकार कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन अपने भारत के अंदर एक दुर्भाग्य की बात क्या है कि भारत के अंदर आयुर्वेद का जब नाम आता है तो उसको सूडो साइंस कहा जाता है, मतलब छद्म विज्ञान कहा जाता है, मतलब अंधविश्वास कहा जाता है। तो ये एक दुराग्रह, ये एक गलत स्थिति भारत के अंदर बनी हुई है। अभी सामने एक आप देख रहे होंगे न्यूज, किडनी के उपचार में जो एलोपैथ के अच्छे डॉक्टर हैं उन्होंने आयुर्वेद का लोहा माना है। ऐसे ही हम यदि लीवर की बात करें, हम यदि दूसरी समस्याओं की बात करें, दूसरे उपचारों की बात करें, तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसका पूर्ण समाधान आयुर्वेद के अंदर उपलब्ध है। और पूर्ण समाधान आयुर्वेद के अंदर उपलब्ध होते होते भी केवल इस दुराग्रह के कारण कि हम तो आयुर्वेद को बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये तो सूडो साइंस है, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो हमें इस विरोध का भी उत्तर देना है। आने वाला एक समय ऐसा आएगा जब आयुर्वेदा की ओर पूरी दुनिया चलेगी और सर्जरी और एलोपैथी जब बहुत आवश्यक होगी तो लोग प्रयोग करेंगे। और ये अच्छी बात भी है, ऐसा होना ही चाहिए। अभी ये जो कोरोना वायरस आया है, इस कोरोना वायरस का कोई प्रभावी ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी तक नहीं आया है। वायरस धरती के ऊपर लाखों साल पहले थे, वायरस आज भी हैं और वायरस आगे भी रहेंगे। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनकी हजारों लाखों प्रजाति हैं और हजारों लाखों प्रजातियों में से भी हर प्रजाति अपने आप को समय के अनुसार, उसके ऊपर क्या दवाई प्रयोग की, उसके अनुसार वेरिएंट अपने आप को म्यूटेट करती है, मतलब अपना रूप बदलती है। जैसे गिरगिट को आपने देखा है ना, गिरगिट को आप हरे रंग के पत्ते के ऊपर छोड़ दोगे तो आसपास के वातावरण को हरा देखकर वो हरा रंग कर लेगा। उसके बाद कहीं और आप उसको पीले कलर के पत्तों के ऊपर, सूखे पत्तों पर छोड़ देंगे तो वो पीला कलर ले आएगा। तो जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वो गिरगिट तो एक गिरगिट होकर 6-7 रंग बदल सकता है, लेकिन ये जो वायरस और बैक्टीरिया और फंगस है, ये इतने चुस्त हैं, इतने चतुर हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इनके जीनोम स्ट्रक्चर में
वो जितना चाहे उतना बदलाव ला सकते हैं, और वो बदलाव देश काल परिस्थिति समय के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो एक कोरोना वायरस के हजारों वेरिएंट हो सकते हैं, अभी कुछ 10-12 वेरिएंट तो आ चुके हैं और 50 वेरिएंट आ सकते हैं। हम वैक्सीन किसी एक वेरिएंट की बना सकते हैं, दूसरे वेरिएंट की हमने दूसरी वैक्सीन बना ली, लेकिन वैक्सीन हम कितनी लेंगे? क्या एक कोरोना के लिए 1000 वैक्सीन लेंगे? और कोरोना के बाद मान लीजिए स्वाइन फ्लू आया, कोरोना के बाद कोई और दूसरा कोई बीमारी आ गई, तो हम कितनी बीमारियों की वैक्सीन लेंगे? मैं वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहा, हमें वैक्सीन भी बनानी है और सरकार का जो निर्देश है वैक्सीन की डबल डोज वो भी लेनी है। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, हम अपने आप को इतना स्वस्थ रखें कि कोरोना हमारे ऊपर असर ना दिखा सके। हम सारे मापदंडों का, सोशल डिस्टेंसिंग का, उन सब का तो पालन करें ही करें, लेकिन हमारी यदि इम्यूनिटी ठीक होगी तो हम कोरोना से बहुत अच्छे से बच पाएंगे। पतंजलि ने ये कोरोनिल टेबलेट बनाई है। अब इस कोरोनिल के अंदर क्या है? इस कोरोनिल के अंदर गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है। अब ये गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी ऐसी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल हैं कि ये जो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन क्या है? ये देखिए कोरोना के अंदर ये जो खुट्टे से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो बाहर निकले हुए खूंटे से आपको कांटे से दिखाई दे रहे हैं, इसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ये कांटे हमारे किसी एक सेल के अंदर जाकर घुसते हैं। इन कांटों और सेल के बीच में लेयर बनाने का काम अश्वगंधा करता है।